वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र। इसमें हम लोग बाबू आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे इसमें दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण अवतल दर्पण के लिए। लेकिन शर्त होगा हमारा कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होना चाहिए, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। तो हम लोग कैसे दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण को प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। आप लोग क्लास 10th में दर्पण समीकरण के बारे में पढ़ चुके होंगे और आप लोग को पता भी होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो आज हम लोग बाबू इसको प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें और अपने ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बाबू आज दर्पण सूत्र या इसी को बोलते हैं दर्पण समीकरण, ठीक है। आप लोग को पता है 1/f = 1/u + 1/v होता है, जहाँ f आपका फोकस दूरी होता है बाबू। क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है। u आपका वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। v आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। ये फोकस दूरी हमारा ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है और u जो वस्तु की दूरी है वो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होती है और ये प्रतिबिंब की दूरी जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। लेकिन किसके लिए हम लोग प्रूफ करेंगे बाबू? प्रूफ करेंगे हम लोग अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बाबू? अवतल दर्पण के लिए। लेकिन शर्त ये है हमारा कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? उल्टा होना चाहिए। यानी कि जब अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो प्रतिबिंब यदि वास्तविक और उल्टा हो तो दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये प्रश्न में आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग बाबू इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, दर्पण सूत्र को अवतल दर्पण के लिए। तो बाबू इसके लिए हम पहले अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब और जो कि उल्टा होगा इसका हम लोग निर्माण करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते बाबू। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पर प्रूफ। क्या लिखना है? प्रूफ लिखना है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है बाबू? हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें 1/f = 1/u और प्लस में 1/v, ठीक है। इस चीज़ को हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें अब रचना करना पड़ेगा बाबू।
क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, रचना। देखिए क्या क्या करते हैं रचना में हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं बाबू आपके पास एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव है। इस ध्रुव से एक मुख्य अक्ष गुजर रही है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये इसका फोकस बिंदु है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब अवतल दर्पण के द्वारा जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है वस्तु का, वो तब बनेगा जब वस्तु फोकस बिंदु से दूर स्थित हो। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई है AB। कितनी बाबू, AB। ठीक है, अब इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, अब ये किरण अवतल दर्पण के जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसको हम M मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका परावर्तन होने के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया बाबू हमारा। उसके बाद आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें अपवर्तित या परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा प्रकाश का किरण लेते हैं बाबू, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये परावर्तन के पश्चात ये अपने पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ से दोनों परावर्तित किरणें ये इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर बाबू हमारा इस AB वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं हम लोग जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई हो गई हमारी A' और B'। ठीक है, तो हमने बाबू यहाँ पर एक काम और करना है हमें कि बिंदु M से एक लंब खींचना है मुख्य अक्ष पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर खींच देते हैं और यहाँ पर ये लंब मुख्य अक्ष को स्पर्श करता है, उस बिंदु को हम नाम देते हैं N। और ये जो ध्रुव वाला बिंदु है इसका नाम होता है P। इसका नाम होता है P। ठीक है, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो यही ध्रुव का जो बिंदु है हमारा ध्रुव है, इसको हम लोग P मान लिए। ठीक है, अब हमने जो जो किया है यहाँ पर बाबू उसी चीज़ को हम लोग को लिख देना है। ठीक है, रचना में चलिए बाबू लिखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया है यहाँ पर। हम लोगों ने यहाँ पर किया है, हमने पहले क्या लिया है, एक अवतल दर्पण लिया है। तो माना कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके देखिए बाबू इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लिया है बाबू, हमने लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु से दूर एक वस्तु AB लिया। ठीक है, वस्तु, अब देखिए बाबू वस्तु AB से एक प्रकाश किरण जा रही है बाबू, तो हम लिखेंगे वस्तु AB से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो कि अवतल दर्पण को किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, M पर। तो लिखेंगे जो कि अवतल
दर्पण को बिंदु M पर स्पर्श करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है बाबू, इसका परावर्तन हो रहा है। तो लिखेंगे परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, उसके बाद बाबू दूसरा हमने लिया है बाबू, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, दूसरी प्रकाश किरण। तो हम लिखेंगे दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दोनों देखो बाबू, दोनों यानी दोनों क्या, दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर कट कर रही है, बी डैश पर। हम लिखेंगे दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश पर काटती है। ठीक है, इसी बिंदु पर ए बी का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो लिखेंगे इसी बिंदु बी डैश पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है, जिसकी आकार ए डैश बी डैश है। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, प्रूफ करने के लिए कि जब आपसे पूछ दे कि अवतल दर्पण के द्वारा यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाया जाता है तो उसके लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण को सिद्ध करें, तो आपको पहला स्टेप में लिखना है बाबू प्रूफ, फिर लिखना है सिद्ध करना। जो करना है हमको दर्पण सूत्र को या दर्पण समीकरण को सिद्ध करना है, ऐसे लिखना है। उसके बाद रचना करना है। रचना करने के बाद आपको जो भी आपने रचना किया है उसको अपने शब्दों में उसको लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बाबू, अब आपको इसके बाद करना है बाबू, यहाँ से आपको इसको प्रूफ करने के लिए है ना, दर्पण सूत्र को या दर्पण समीकरण को आप प्रूफ करने के लिए इसके बाद आपको लेना है ट्रायंगल को लेना है ए बी सी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल को लेना है। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि बी ए सी बी ट्रायंगल और उसके बाद फिर आपको ट्रायंगल लेना है बी डैश ए डैश सी ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं बाबू कि ट्रायंगल बी ए सी और
ट्रेंगल ये वाला बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी से, ठीक है, इतना लिखना है बाबू आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से बाबू ट्रेंगल बी ए सी में एंगल बी सी ए और एंगल बी डैश सी ए डैश ये दोनों आपस में बराबर है बाबू। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाबू, है ना, कि एंगल बी सी ए बराबर है एंगल बी डैश सी ए डैश। अब क्यों बराबर है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों कोण है जो है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बाबू बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी ये देखिए 90 डिग्री का है। उसी प्रकार से यहाँ से देखें आप लोग तो बी डैश ए डैश सी, तो ये वाला भी कोण यहाँ पर क्या कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी डैश ए डैश सी का, और ये कितना है? 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं बाबू इसीलिए ट्रेंगल बी ए सी और ट्रेंगल बी डैश ए डैश सी समरूप है। क्या है बाबू? समरूप है। तो आपको पता होगा बाबू, क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब आपका दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं बाबू त्रिभुज बी ए सी से, त्रिभुज बी ए सी से हम लेते हैं भुजा को ए बी, ठीक है, ए बी। अब बट्टा में करते हैं बाबू हम लोग त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, वी डैश ए डैश सी त्रिभुज में हम लेते हैं ए डैश वी डैश को, ए डैश बी डैश को। ये बराबर हम करते हैं ए सी लेते हैं, बी ए सी में त्रिभुज में हम लोग ए सी लेते हैं, ठीक है, ए सी भुजा लेते हैं। तो हम लोग को बी डैश ए डैश सी में लेना पड़ेगा ए डैश सी को, तो यहाँ लिख देते हैं ए डैश सी। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू और त्रिभुज लेते हैं अब की बार हम लोग एम एन एफ और बी डैश ए डैश एफ को, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बाबू? एम एन एफ और बी डैश ए डैश एफ को, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज यानी ट्रेंगल एम एन एफ और ट्रेंगल बी डैश ए डैश एफ से, ठीक है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते बाबू। फिर उसी प्रकार से एंगल देखिए यहाँ से बाबू आप लोग एम एफ एन एंगल और बी डैश ए डैश बी डैश एफ और ए डैश, यहाँ से एम एफ एन एंगल एम एफ एन और एंगल बी डैश एफ ए डैश आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एम एफ एन बराबर है एंगल बी डैश एफ वी डैश एफ ए डैश का, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंगल इसका एम एन एफ का, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से हम बात करें बी डैश ए एफ वी डैश ए डैश एफ का, तो ये वाला एंगल यहाँ पर आपका बाबू 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो लिखते हैं बाबू इसको एंगल एम एन एफ बराबर एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसीलिए ट्रेंगल एम एन एफ और ट्रेंगल
बी डैश ए डैश एफ समरूप है, ठीक है। इसीलिए फिर हम लोग उसी तरह करेंगे बाबू। इसीलिए जो भुजाओं का अनुपात होगा दोनों त्रिभुज का वो भी आपस में समान होगा। तो हम लेंगे बाबू एम एन, क्या ले रहे हैं, एम एन, ठीक है, एम एन। तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग बी डैश ए डैश, ठीक है, या तो आप कर सकते हो ए डैश बी डैश, ठीक है, एम एन बट्टे हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब हम लेते हैं यहाँ से एफ एन, क्या ले रहा हूँ, एफ एन। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे एफ ए डैश, एफ ए डैश, ठीक है। अब यहाँ के बाद बाबू यदि हम लोग मान लें ये जो आपका अवतल दर्पण है वो सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है, तो जो एंगल वगैरह बनेगा ये भी हमारा क्या होगा, छोटा छोटा एंगल बनेगा, सूक्ष्म एंगल बनेगा। और ये जो पॉइंट है एन हमारा, वो पॉइंट आपका चला जाएगा लगभग पी के पास। कहाँ चला जाएगा बाबू, पी के पास। यानी कि जो आपका एफ एन यहाँ पर है वो आपका हो जाएगा एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान देना है कि ये देखिए बाबू, ये दूरी क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, और यहाँ ये वाला जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर है। इसका मतलब है कि ये दूरी है ना, ए बी जो दूरी है हमारा, जो क्या बोलता है, ए बी जो वस्तु की आकार है वही आपका आकार एम एन का भी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एम एन का। अगर एम एन का आकार ए बी के बराबर नहीं होगा तब हमारा ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ए बी जो है वो एम एन के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि यदि, या तो मान लो माना कि अवतल दर्पण सूक्ष्म हो, क्या हो बाबू, सूक्ष्म हो, तो बिंदु एन ध्रुव P के अत्यंत समीप होगा। क्या होगा बाबू, समीप होगा, ठीक है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं, इसीलिए हमारा एफ एन जो है वो बराबर हो जाएगा बाबू आपका एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और चित्र से आपको पता चल रहा है कि ए बी के बराबर कौन है, एम एन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चित्र से स्पष्ट है कि ए बी जो है वो बराबर है एम एन का, यानी एम एन बराबर हम लोग ए बी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गौर से बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एम एन बटा ए डैश बी डैश। तो एम एन हमारा किसके बराबर हो गया, ए बी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एम एन की जगह पर ए बी, ठीक है, बट्टा में यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। तो बराबर दे दिया हमने। एफ एन, तो देखिए बाबू यहाँ से एफ एन आपका किसके बराबर आया, एफ पी के बराबर आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एन की जगह पर एफ पी, ठीक है। उसके बाद क्या बट्टा है, तो बट्टा लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, एफ ए डैश, क्या है हमारा, एफ ए डैश। तो एफ ए डैश को उतना ही रहने देते हैं हम लोग, एफ ए डैश, ठीक है, हो गया। इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे सेकेंड समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर आइए बाबू, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को गौर से देखिए। समीकरण फर्स्ट में जो बायां पक्ष है वो है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश। उसी प्रकार से समीकरण सेकेंड में भी जो आपका बायां पक्ष है वो है ए डैश ए बी और बट्टे में ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब दोनों समीकरण को तुलना करेंगे, जब दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो आपस में दायां पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाबू आपको, अब हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का
तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो हमें पता प्राप्त होगा बाबू कि AC जो है AC बटा A डैश C, समीकरण फर्स्ट से AC बटा में A डैश C बराबर हो जाएगा समीकरण सेकेंड के FP अब बटा में FA डैश। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों समीकरण का बायां पक्ष जो है वो समान है, तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। ये समीकरण मिल गया बाबू आपको। अब हम लोग डायग्राम में आते हैं बाबू, अपना डायग्राम में, ठीक है। देखिए यहाँ से बाबू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं अब, ठीक है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहाँ क्या बाबू AC है, तो AC हमारा ये है, ठीक है। AC हमारा ये है। हम AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए यहाँ से AC हमारा ये पॉइंट है AC, तो हम इसको लिख सकते हैं AP और माइनस में CP। देखिए टोटल है हमारा AP और यहाँ तक CP को घटा दें तो हमारा क्या बचेगा? AC बचेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AP और माइनस में CP बट्टा क्या है? A डैश C। तो A डैश C को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तो टोटल हमारा CP है और ये है हमारा AC A डैश C। तो यहाँ से अगर यदि हम लोग A डैश P को घटा दें CP में तो हमारा निकल जाएगा क्या? A डैश C। देखिए टोटल CP यहाँ तक है, और इसमें हम लोग घटा दें A डैश P तो हमारा क्या बचेगा? A डैश C। तो हम लोग लिख सकते हैं A डैश C की जगह पर CP माइनस में A डैश P, ठीक है। यहाँ बराबर है, अब की बार बराबर दे देते हैं FP, तो FP को FP रहने देते हैं बाबू, ठीक है, बट्टा में FA डैश ये है टोटल। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं बाबू टोटल A डैश P, क्या लेते हैं? A डैश P में यदि हम लोग FP को घटा दें तो हमारा क्या बचेगा? टोटल है यहाँ तक हमारा A डैश P, और इसमें FP को घटा दें तो बचेगा A डैश F, ठीक है, या FA डैश बचेगा। तो हम लिखते हैं FA डैश की जगह पर A डैश P यहाँ से यहाँ तक, अब माइनस, ठीक है, माइनस कर देते हैं FP को तो हमारा निकल जाएगा FA डैश। यहाँ माइनस कर देते हैं FP, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाबू, और इस डायग्राम को समझते हैं और अच्छा से। देखिए यहाँ से बाबू, ये हमारा AB क्या है? वस्तु है। अब वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, और इसको U से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये वाला, यहाँ तक ये हो गया हमारा वस्तु की दूरी U, ठीक है बाबू, U हो गया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये है हमारा A डैश B डैश जो है, ये है हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं बाबू प्रतिबिंब की दूरी, और इसको V से सूचित करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये है हमारा फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं बाबू हम लोग फोकस दूरी, इसको स्मॉल f लेते हैं। कितना लेते हैं? स्मॉल f, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद वक्रता केंद्र यहाँ पर है बाबू, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं बाबू वक्रता त्रिज्या, इसको R से, कैपिटल R से सूचित करते हैं। कितना? कैपिटल R से। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं बाबू इस समीकरण के पास, ठीक है। यहाँ देखिए AP क्या है बाबू आपका? AP। तो AP कहाँ से कहाँ तक है? AP, ठीक है। तो AP हमारा क्या हो गया? वस्तु की दूरी। एक पॉइंट और ध्यान रखना बाबू कि ध्रुव से इधर जो दूरियां लेंगे हम लोग वो माइनस में होगा, वो हमारा प्लस में होगा, ठीक है। ध्रुव से इधर जो भी दूरियां लेंगे हम लोग वो प्लस में होगा, और ध्रुव से इधर जो भी दूरियां लेंगे हम लोग वो माइनस में होगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे दूरी तो वो प्लस में होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी लेंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। AP, तो A से P तक हमारा है बाबू वस्तु की दूरी U, और चूंकि हम लोग ध्रुव से इधर नाप रहे हैं तो माइनस में होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे AP की जगह पर माइनस U, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस दे दीजिए। CP है, CP, तो देखिए यहाँ C से P की दूरी होती है हमारी R,
सी से पी की दूरी को बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको बड़ी आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी पी बराबर हो गया आर, लेकिन प्लस या माइनस, तो ध्रुव से इधर नाप रहे हैं बाबू, तो हमारा माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस आर लिख देंगे सी पी की जगह पर, ठीक है, बट्टा में। फिर सी पी है तो यहाँ पर माइनस आर लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। ए डैश पी, अब यहाँ पर आते हैं ए डैश पी, तो ए डैश पी ये हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग बाबू प्रतिबिंब की दूरी, और इसको वी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वी। लेकिन चूंकि हम लोग ध्रुव से इधर नाप रहे हैं दूरी को, है ना, तो हम लोग ले लेंगे माइनस में वी। किस में ले लेंगे? माइनस में वी, ठीक है, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब यहाँ एफ पी, तो एफ पी हो गया हमारा फोकस दूरी, और माइनस लगेगा साथ में, तो यहाँ एफ पी की जगह पर हो जाएगा माइनस एफ, बट्टा में ए डैश पी, तो अभी हमने निकाला है ए डैश पी, वी होता है बाबू वी, और साथ में माइनस लग जाएगा, ठीक है, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। एफ पी अभी हमने निकाला है, फोकस दूरी एफ होता है, और साथ में माइनस लग जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से या तो माइनस यू, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा बाबू, बराबर यहाँ पर बट्टे में इधर माइनस आर हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, बराबर ये माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो हम यहाँ से r बराबर यदि 2f ले लें, है ना, तो हमारा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, माइनस यू प्लस 2f बट्टा में माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ बट्टे में माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इतना के साथ में इसको गुना और इतना के साथ में इसको गुना कर देना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस यू प्लस 2f इंटू में माइनस वी और प्लस में f बराबर, तो बराबर के चिन्ह। अब यहाँ माइनस एफ को इसके साथ गुना करना है, तो माइनस एफ इंटू में माइनस 2f प्लस में p हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए यहाँ से बाबू, यहाँ के बाद इधर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए माइनस यू को गुना करेंगे माइनस वी से, तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यू वी, ठीक है। उसके बाद माइनस यू गुना प्लस एफ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यू गुना एफ करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस 2f, इसको गुना करेंगे माइनस वी के साथ, तो प्लस माइनस तो पहले माइनस रख देते हैं। उसके बाद हो जाएगा 2vf, ठीक है। उसके बाद 2f को f के साथ गुना करेंगे और दोनों प्लस प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2f का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में, ठीक है, यहाँ क्या है बराबर, तो बराबर दे देंगे माइनस f गुना माइनस 2f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस f और प्लस v गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और v f हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ से दे सकते हैं बाबू हम लोग। अब देखिए यहाँ से प्लस 2f स्क्वायर और यहाँ प्लस 2f स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा बाबू, ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़िए, बचेगा हमारा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf। और देखिए यहाँ पर इधर बराबर के इधर माइनस वी एफ है, और इसको इधर करना चाहें तो ये जो प्लस वी एफ, और इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। या यू भी माइनस यू एफ, और देखिए यहाँ माइनस 2vf प्लस वी एफ, तो हो जाएगा माइनस वी एफ, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। और चूँकि माइनस वाला जो है वो बड़ा है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है, बराबर 0। या ऐसे लिख सकते बाबू इसको यू भी, अब बराबर में देखो ये माइनस में है
तो बराबर की इधर आएगा प्लस में हो जाएगा यू एफ, और ये भी माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा वी एफ। ठीक है, या अब हम यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे बाबू कि दोनों तरफ यू वी एफ का भाग करने पर तो भाग कीजिए बाबू आप लोग। देखिए यहाँ से यू वी बट्टे में यू वी एफ, ठीक है, यहाँ से बराबर, तो बराबर दे दिया हमने, यू एफ है तो यू एफ रख दो, बट्टा में फिर यू वी एफ, फिर प्लस है प्लस कर दो वी एफ, फिर बट्टा में यू वी एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखो u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/f इक्वल टू, यहाँ u से u कट जाएगा और f से f कट जाएगा तो यहाँ होगा v, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से v से v कट जाएगा, f से f कट जाएगा तो यहाँ होगा 1/u। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू इसको अरेंज करके 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v, और यही है आपका बाबू, और यही है आपका दर्पण का सूत्र, दर्पण सूत्र, या इसी को बोलते हैं दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बाबू, है ना, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए बाबू, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर ओवरव्यू कर देते हैं आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से जब भी आपको दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए बोले, ठीक है, अवतल दर्पण के कंडीशन में, और शर्त रहे कि प्रतिबिंब जो बनाया जा रहा है अवतल दर्पण के द्वारा वो वास्तविक या उल्टा है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ लिखना है, उसके बाद लिख देना है सिद्ध करना। तो हमें दर्पण का सूत्र सिद्ध करना है तो इसको लिख देंगे, उसके बाद क्या करना है, रचना करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका डायग्राम को बना सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रायंगल को ले लेना है इस तरीके से, है ना, BAC और B'(A') को, यानी कि BAC और B'(A') को ले लेना है। इस प्रकार से आप लोग, है ना, इस प्रकार से आप लोग को स्टेपिंग करना है। ये जब हो जाएगा तब आपको, है ना, ये वाला स्टेप करना है, सेकंड नंबर पॉइंट, ये वाला स्टेप करना है। और ये जब स्टेप हो जाएगा तब आपको, है ना, इसके बाद यहाँ से आपको करना है, और इस तरीके से आपका दर्पण का सूत्र आ जाएगा। तो बाबू आप लोग इसे धीरे धीरे आराम से देखें और नोट करें, ठीक है, और देखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपका परफेक्ट हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए और स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।